मेरे समर्थकों ने patreon.com पर इस वीडियो के विषय का चयन किया है। आपको मेरे काम का समर्थन करने और उसके लाभ के बारे में अधिक जानने की जानकारी नीचे विवरण में दी गई लिंक पर मिलेगी। धन्यवाद। हाँ, शुरू करने से पहले खुलासा। मैं इस वीडियो में कई स्वीडिश शब्दों का उच्चारण गलत कर सकता हूं, बस इसके बारे में सतर्क रहें। अब कारोलियंस स्वीडिश साम्राज्य की वीर शक्तियां, कैरोलस रेक्स की प्रसिद्ध सेनाएं। यह एक संक्षिप्त समय के लिए जीवित रहने वाली विफल सेना थी, जिसने बावजूद असफल होने के अनेकों लोगों की कल्पना को बांध लिया है। यद्यपि यह मदद करता है, लेकिन उनकी विशाल लोकप्रियता शायद सिर्फ एक या दो हैवी मेटल एल्बम की वजह से है। बल्कि इस बल की धरोहर इसलिए बाकी रहती है क्योंकि इसने जो प्रभाव डाला वह कैसे थे। इतनी देर तक अपने वजन से अधिक मारने में सक्षम थे, अपने आकार के कई गुना दुश्मनों को बार बार कुचलने में सक्षम थे। उनकी महिमा हाँ थोड़ी देर की थी, और यह भी असाधारण थी। हालांकि क्रेलियंस की प्रतिष्ठा स्थिर है और उनकी कहानी की बुनियादी रूपरेखा सामान्यतः अच्छी तरह से जानी जाती है, फिर भी मेरा मानना है कि एक विशेष स्वीडिश बूट के कारण आमतौर पर यह कम समझा जाता है कि करेलियंस कैसे वास्तव में संचालित होते थे। उनका अस्तित्व क्यों है, उन्होंने लड़ाई कैसे की, उनकी तकनीकें क्या थीं, वे इतने कुशल क्यों थे, और बेशक चर्चा करने के लिए कम लोकप्रिय विषय, उनकी कमजोरियां क्या थीं। वास्तव में स्वीडिश साम्राज्य के उन अमर सैनिकों में किसी प्रकार की कमी होनी ही चाहिए थी, अन्यथा आपको उनकी पहली हार का विचार करना पड़ेगा। तो करेलियन की हार का अंतिम कारण क्या था? ठीक है, सबसे पहले उनकी उत्पत्ति पर बात करते हैं। मजेदार बात यह है कि कैरोलियंस की कहानी असल में 17वीं शताब्दी के स्वीडिश साम्राज्य के अंत की ओर शुरू होती है, ना कि उसके शुरुआती दौर में। देखिए, कैरोलियन शब्द आता है, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, कैरोलस या चार्ल्स नाम से, और विशेष रूप से राजा चार्ल्स एक्साई और राजा चार्ल्स द्वामृ से। वे अपनी जड़ें महंगे स्केनियन युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं, जिसमें स्वीडन ने फ्रांस के साथ मिलकर डेनमार्क, नॉर्वे, डच और अन्य जर्मनिक राज्यों के विरुद्ध लड़ाई की। यह इतिहास जटिल है, लेकिन हमारे उद्देश्य के लिए बस इतना कहना पर्याप्त होगा कि युद्ध स्वीडन के लिए महंगा था। वे ऐसे देश से संघर्ष कर रहे थे जिसके पास कम मानव शक्ति और संसाधन थे, और जिसे उनके पड़ोसी डेनमार्क, जर्मनी और रूस से तुलना की जा रही थी, जिसका शीघ्र ही बड़े पैमाने पर प्रवेश होना था। रूस की चिंता बाद में की जाएगी। चार्ल्स ओरसोल्स जो शासक थे, उन्होंने माना कि स्वीडन साम्राज्य को प्रतिस्पर्धा में और महान शक्ति के रूप में क्षमता बनाए रखने के लिए केवल सैन्य बल की अग्रणीयता काफी नहीं होगी। उसे उस स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने वजन से अधिक मारना शुरू करना होगा। तो उन्होंने स्वीडन में आर्थिक और सैन्य सुधारों की सीरीज का आरंभ किया, जिसका लक्ष्य उच्चतर कार्यक्षमता प्राप्त करना था। अब उनके किए गए सुधारों में स्वीडिश सेना की भर्ती का तरीका, जिसे आवंटन प्रणाली कहा जाता था, सबसे महत्वपूर्ण था। अब चार्ल्स 11 के सुधारों से पहले, जिसे पुरानी प्रणाली कहा जाता है, स्वीडिश सैन्य ने हर संपत्ति या कृषि के संग्रह से 10 सैन्य आयु के पुरुषों को समूहित किया था। इस 10 पुरुषों के समूह को रोटे कहा जाता था, और युद्ध की स्थिति में इनमें से एक को सेना में सेवा के लिए अनिवार्य रूप से चयनित किया जाता था। अब सिद्धांततः इस 10 पुरुषों के समूह से एक पुरुष यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा, सैन्य सेवा के लिए सक्षम। एक प्रणाली जिसमें आदमी चयन से बाहर खरीद सकता या रिश्वत दे सकता है। मतलब है केवल सबसे गरीब पुरुष ही सेना में भर्ती हो रहे होंगे। यदि यह अभ्यास यादृच्छिक था, जैसा कि इसे होना चाहिए था, तो यह वेटरनसी और मानकीकरण के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि हर व्यक्तिगत अभियान में अलग सैनिक मिल सकता था, और वे दो वेटरनसी और मानकीकरण 17वीं शताब्दी के अंत में और वास्तव में 18वीं शताब्दी के दौरान बढ़ते हुए महत्वपूर्ण हो रहे हैं। चार्ल्स 11 ने 1680 के दशक में इन समस्याओं के समाधान के लिए आवंटन प्रणाली को पूरी तरह सुधारा। इस नई प्रणाली को, जैसा कि इसे कहा जाता है, रोट के उसी विचार को बनाए रखा। संकल्पना वही थी, लेकिन इसने बदल दिया कि रोट्स वास्तव में कैसे बनाए जाते थे। देखिए, प्रत्येक व्यक्तिगत समुदाय से सैन्य आयु के पुरुषों के छोटे चयन के बजाय अब समुदाय ने एक रोट का प्रतिनिधित्व किया, और हर रोट ने एक सैनिक को पूरा करने का कर्तव्य दिया गया। यह सैनिक सामान्यतः स्वयंसेवी थे,
और उन्हें 10 पुरुषों में से नहीं चुना गया जो सेना में सेवा करने के लिए योग्य थे, लेकिन वह समर्पित और पेशेवर सैनिक था। यह एक आदमी था जिसने अपने समुदाय के सैन्य कर्तव्यों का भार संभाला। उसी समुदाय ने उसे एक घर, खेत और सैन्य सेवा के लिए जरूरी सामग्री, वर्दी सहित सुसज्जित किया था। इन पुरुषों की मुख्य जिम्मेदारी ड्रिल में भाग लेना था, जो सालाना लगभग 1 महीने चलता था, और वास्तविक युद्ध के समय नियमित सेवा के लिए तैनात होना था। फिर भी एक व्यक्तिगत समुदाय 10 लोगों को सैन्य सेवा के लिए खड़ा करने के बजाय उनका प्रमुख जीवन किसानी और शिल्पकारी के रूप में होता है, और वही एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं। वे एक सैनिक हैं। वे एक खेत भी रखते हैं, लेकिन वे सैनिक के रूप में अधिक समर्पित हैं, और समुदाय उनके प्रयासों का समर्थन करता है। स्वाभाविक रूप से भर्ती नीति में अपवाद थे, जैसे कि दोनों गार्ड और तोपखाना रेजिमेंट अक्सर पारंपरिक शैली में भर्ती करते थे, जो अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा है। इन सुधारों ने स्वीडन के मानव संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग किया, सेना की रखरखाव और आपूर्ति की लागत कम की, विकेंद्रीकरण किया और सेना को अधिक पेशेवर बनने की अनुमति दी। इन लोगों का यादृच्छिक नहीं बल्कि निरंतर सेवा देने वाले हैं। इन सुधारों से ही नई करेलियन सेना का जन्म हुआ था। लेकिन इस विकसित कार्यक्षमता और पेशेवरता के बावजूद भी स्वीडिश सेना को अपने अधिकांश पड़ोसियों द्वारा प्रमुखता से होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अंत में वे अपने मानव संसाधन का विस्तार नहीं कर रहे हैं। रोड्स और इस प्रकार के सैनिकों की संख्या यहां विस्तार नहीं हो रही है। वे बस मानव संसाधन का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं। वास्तविक प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए चार्ल्स एक्स को अपनी सेना के कार्यान्वयन को युद्ध नीतिक और युद्ध क्षेत्र स्तर पर सुधारने की आवश्यकता होगी, और विकसित हुए नए युद्ध शैली को गौपो कहा जाएगा। और यह कैरोलियंस को अपने समय की सबसे भयानक, अनुशासित और उत्साही सेनाओं में से एक के रूप में अमर कर देगा। गोपो के मूल सिद्धांत, जिन्हें मैं शायद डर के साथ उच्चारण कर रहा हूं, बहुत सरल थे। देखिए, शब्द का अनुवाद होता है आगे बढ़ो या जाओ। इसने दुश्मन के खिलाफ तीव्र हमलों का समर्थन किया, ताकि उन्हें उनकी बड़ी संख्या से पहले ही मैदान छोड़ने पर मजबूर किया जा सके और स्वीडिश बलों का संगठन न हो पाए। और अब हम इसमें शामिल होने से पहले कृपया समझें कि यह व्याख्या आदर्श सिद्धांत की है, और शायद बहुत सारे अलग अलग थे उदाहरणों में जिनमें करेलियंस ने परिस्थितियों के अनुसार बहुत अलग तरीके से लड़ा। लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो एक स्वीडिश बटालियन 4 पंक्तियों के गहराई में बनेगी। यह एक गहरी व्यवस्था है, लेकिन उनके काम के समय के अनुसार यह असामान्य नहीं है। जैसा आप उम्मीद करते हैं, इस लाइन की अधिकांशता में पारंपरिक शैली के मस्केटमैन थे, फ्लैंक्स पर ग्रेनेडियर्स के छोटे समूहों के साथ, और शायद बल के वैन में चीजों की सुरक्षा करते हुए घुड़सवार विरुद्ध और ग्रेनेड फेंकने। वास्तव में वे अभी भी 18वीं शताब्दी की शुरुआती ग्रेनेड का उपयोग कर रहे थे, मेरे दर्शकों की तुलना में जो 18वीं शताब्दी के अंत तक अधिक आदी हो गए थे। हालांकि रोचक बात यह है कि हर 3 में से एक कार्लियन पैदल सैनिक वास्तव में समर्पित भालाधारी थे। एक समय जब भालाओं का युद्ध में उपयोग धीरे धीरे बंद हो रहा था। पुराने समय में भाले ने मस्केटों का सहारा लिया था सुरक्षा के लिए। घुड़सवार सेना की जरूरत थी, परंतु बढ़ते बेयोनेट्स ने इसे कम कर दिया। मोबिलिटी, मानकीकरण और फायरिंग क्षमता की बढ़ती मांगों ने 17वीं शताब्दी के मध्य में भाला और गोली के युग का अंत सुनिश्चित किया, और 18वीं शताब्दी तक यह अधिकांशतः समाप्त हो गया। लेकिन ये स्वीडिश भाले अपनी पूरी कंपनियों का गठन करेंगे, और वे या तो पंक्ति भर में तैनात किए जाते थे या वे बहुत ही पंक्ति के केंद्र में एकत्रित किए जा सकते थे। अगर उनका काम सिर्फ कैवलरी से मस्केटों की सुरक्षा करना था तो यह स्थान खतरनाक होता। आप चाहेंगे कि वे और अधिक सुरक्षित रहें और सेना के भर में विकिरण करके मस्केटों की रक्षा करें। विशेष रूप से आप कभी भी अपनी लाइन का वह विशाल हिस्सा पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं करना चाहेंगे, जो केवल मिली सैनिकों के होने पर एक आगदान में होता है। लेकिन कैरोलियंस ने उनका ऐसा उपयोग नहीं किया, बल्कि कैरोलियंस ने उपयोग किया। उन्होंने अपने पाइक्स को परंपरागत रूप में रक्षात्मक इकाइयों या पाइक और शॉर्ट युद्ध में नहीं उपयोग किया, बल्कि करेलियंस ने अपने पाइकमैन का बहुत ही हमलावर क्षमता में उपयोग किया। करेलियंस को दूरी पर लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें लंबी आग की लड़ाई नहीं चाहिए थी। उनका बल सदैव चार्ज पर था, दुश्मन के साथ मिलकर 1 मिली लड़ाई में फंस जाना। और वही जगह है
एक पाइक की पहुंच वास्तव में इसे बेनेट मस्केट के मुकाबले में निर्णायक बनाती है। कैरोलियन अपनी लाइन तैयार करेगी और दुश्मन की ओर बढ़ेगी। स्वाभाविक रूप से जब स्वीडिश कहो, आप जानते हैं 75 से 125 यार्ड होंगे। एक दुश्मन वॉली का महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, पर अंदाजनित रूप से। लेकिन अधिकांश सेनाओं के विपरीत कैरोलियन उस दिन उस रेंज पर रुककर आग का आदान प्रदान नहीं करेंगे दुश्मन के साथ। वे आग के मध्य से मार्च करते हैं जब तक कि वे अपने दुश्मन से 50 यार्ड की दूरी पर नहीं पहुंच जाते, जो प्रभावी रेंज होता है। दुश्मन अभी भी अपनी दूसरी वॉली के लिए लौट हो सकता है अगर वे अच्छा कर रहे हों। इसके बावजूद कैरोलियन मस्केटमैन की पिछली दो पंक्तियां कैरोलियंस की आगे की खाली पंक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ेंगी और वे अपनी खुद की वॉली चलाएंगे। अब ये शायद बहुत ही कुशल होगा। पहली वॉली जो दुश्मन ने फेंकी बहुत कुशल थी, और शायद दुश्मन की दूसरी वॉली से भी अधिक, चाहे वे इसे शुरू कर पाए या नहीं, जब तक कैरोलियंस ने रोक नहीं दिया। पिछली पंक्तियां फिर अपनी स्थानीयता प्राप्त करेंगी और टुकड़ों को फिर लोड करने की बजाय वे अपनी तलवारें उठाएंगे। शुरुआती वर्षों में अधिकांश करेलियंस के पास वास्तव में बेयोनेट नहीं थे। वे रेपियर्स का इस्तेमाल करते थे, जिसका मैं समर्थन करता हूं। वे अपनी मस्केट्स को निकालने से पहले अपनी पीठ पर रखेंगे, न कि जमीन पर गिराएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कहां रखेंगे। वे पुनः लोड नहीं करते, बल्कि तलवारें खींचते हैं, फिर से तैयार हो जाते हैं। बल दो पंक्तियों के पिछले हिस्से के बाद फिर से आगे बढ़ेगा। इस बार वे बहुत ही छोटी और तेजी से बंद होने वाली दूरी जाते हैं, दुश्मन से सिर्फ 20 गज दूर। अब सामने की दो पंक्तियां आग लगाएंगी और दुश्मन के इतने करीब होने के कारण दूसरी कार्लियन वॉली पूरी तरह से विनाशकारी होगी। यदि योजना सही चल रही है तो दुश्मन की पंक्ति अब विघटित हो गई है। स्वीडिश तेज चल रहे हैं। वे पुनः लोड नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेजी से दो धमाके कर रहे हैं। फिर भी ये व्यक्ति अच्छी प्रशिक्षण प्राप्त करके उनका काम श्रेष्ठ है। दुश्मन ने शायद 3 प्रभावी धमाके किए होंगे, जिनमें से अंतिम कैरोलियंस का धमाका 20 यार्ड दूर था। दुश्मन अपने धमाके को पुनः लॉड करने में व्यस्त थे जब कैरोलियंस बेनेट, तलवार और पाइक के साथ धुआं उड़ाते हुए चार्ज करते हैं। उनके जोश के साथ वे दुश्मन को मैदान से भगा देते हैं। अनुशासित, वे अच्छी तरह से व्यवस्थित, अच्छी तरह से बनाए रखे गए हैं, और वे दुश्मन की लाइन में एक विशेष बिंदु पर बहुत अधिक बल लगा रहे हैं, विशेष रूप से फिर से उन हमलावर पाइक्स के साथ। स्वीडिश कैवलरी भी समान रणनीतियों पर जोर दे रही थी। वे दिन में अन्य बलों की तुलना में संगठन में खुद को अधिक कसकर रखेंगे। वास्तविक रूप से उनके दस्ते उनके घुटने के पीछे थे। घुटने की बजाय पारंपरिक व्यापक अंतरिक्ष का उपयोग करने और अपनी पिस्तौल और कार्बाइन के साथ युद्ध न करके वे अपने तलवारों से शत्रु को सीधे चार्ज करना पसंद करते थे। बाद के समय में, जैसे रूस के खिलाफ महान उत्तरी युद्ध, राजा चार्ल्स फासन, कैरोलो रेक्स अधिक तकनीकी परिवर्तन करेंगे। उन्होंने अपने लोगों से कठिनाई बढ़ाने को कहा, बहुत मजबूत चार्जों के लिए, पदों के लिए। वे ने रेपियर की तुलना में बेयोनेट्स का अधिक उपयोग किया, जो 1 मीली लड़ाई में बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं। उन्होंने लड़ाई की सीमाओं को नाटकीय रूप से सिकोड़ा, पहली वॉली को 20 यार्ड पर चलाकर, न कि 50 पर, और उन्होंने अपने लोगों से उस सीमा में तेजी से दौड़ने की बजाय धीरे धीरे मार्च करने का आदेश दिया, ताकि कैरोलियंस के प्रमुख हमले के दौरान हुए हताहत को कम किया जा सके। संवेदनशील, ये तकनीकें स्वीडिश सेना को बड़ी सेनाओं को हराने, भगाने और समर्पण करने में सहायता करती थीं। उन्होंने 18वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में अपने आकार के 2, 3, यहां तक कि 4 गुना बड़ी सेनाओं को नियमित रूप से हराया, और अक्सर वे इसे असाधारण घायल अनुपात के साथ भी कर रहे थे। जैसे कि उदाहरण के लिए 1700 में नार्वा के युद्ध में, जहां 18,000 तक रूसी घायल हुए, लेकिन 2,000 से कम स्वीडिश खो गए थे। 1705 में वार्सो युद्ध में 1,000 सैक्सन घायल हुए और केवल 300 स्वीडिश थे। 1701 में दुना पार करने में 2,000 घायलों के मुकाबले सिर्फ 500। सूची जारी है। फिर से इस समयावधि के दौरान स्वीडिश लगातार अपने वजन से अधिक प्रहार कर रहे थे। उन्होंने सबसे अधिक अत्यधिक अनुशासन, संगठन और वास्तव में अपनी पंक्तियों में साहस पर भरोसा किया। उन्हें यह करना पड़ा, यानी कि वे अपने दुश्मनों के मुकाबले सैनिकों की संख्या बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। उनके पास जो सैनिक थे उन्हें गिनना पड़ा। लेकिन फिर भी, जैसा कि हमने पहले कहा,
करोलियंस के दिन वास्तव में स्वीडिश साम्राज्य के अंतिम दिन थे, लेकिन जो हमने अब तक उनका वर्णन किया वो कैसे संभव है? वे अजेय प्रतीत होते हैं। हर सेना ने तुरंत इन करोलियन तरीकों को क्यों नहीं अपनाया? स्वीडिश ने महान उत्तरी युद्ध में रूसियों को क्यों नहीं दबाया? अपनी महाशक्ति स्थिति क्यों नहीं बनाई रखी? वैसे, जैसा कि विशेष हैवी मेटल बैंडों के प्रेमी इसे मानना नहीं चाहते, कैरोलियंस बिल्कुल सही नहीं थे। कैरोलस रेक्स जैसे लोगों की युद्ध नीति और रणनीतियां फिर भी प्रभावशाली होने के बावजूद कमियों से भरी थीं, और अंततः इन कमियों के कारण उनकी हार और संपूर्ण विनाश की स्थिति आती है। लेकिन कमजोरियों पर जाने से पहले मुझे विश्वास है कि तेजी से विज्ञापन पढ़ने का समय आ गया है। मुझे मालूम है ये रोमांचक है, पर संयम बनाए रखें। मैं भविष्य में इन्हें थोड़ा और सामान्य बनाने की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं लालची हूं, अपना किराया देना है, भूल जाओ। मैंने पिछले बार आपको अपनी नई वेबसाइट brandonf.com से परिचित कराया था, जहां मैं बॉस्टन की यात्राएं और मेरी दुकान पेश करता हूं। अब मैं दूसरों की वस्त्रों का प्रचार कर रहा हूं, अर्थात मेरी अमेजन एफिलिएट स्टोर। मुख्यतः ये मेरे द्वारा विभिन्न विषयों पर सिफारिश की गई पुस्तकें और अन्य वस्त्र हैं। उस स्टोर से कुछ भी खरीदने पर मुझे कमीशन मिलता है, बिना आपको अतिरिक्त शुल्क देने। वास्तव में अमेजन पर उस लिंक से खरीदारी करने पर मेरे स्टोर का वस्तु न होने पर भी मुझे कमीशन मिलता है। यह अतिरिक्त लागत के बिना आपकी सामान्य खरीदारी से मेरे चैनल की सहायता करने का उत्कृष्ट तरीका है। यदि आप लिंक का उपयोग करना चाहते हैं, तो विवरण में मेरे सहयोगी स्टोर और मानक लिंक के लिए पा सकते हैं। मुझे इसकी सराहना करनी चाहिए। फिर से बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। अब कैरोलियन प्रणाली की कमजोरियों की ओर। पहले हम तकनीकी कमजोरियों पर चर्चा करेंगे और कैरोलियन युद्ध की शैली ने 18वीं सदी पर क्यों प्रभाव नहीं डाला। फिर भी कुछ पहलुओं ने समय के साथ जारी रखा। फिर हम अगले कदम में स्वीडन के अभियानों की चुनौतियों और अस्तित्ववादी रणनीतिक कमजोरियों की ओर बढ़ेंगे। कैरोलिंगियंस के बारे में कहना है कि वे कागज पर अविश्वसनीय थे। जब आप उनकी रणनीतियों के मूल सिद्धांतों को निर्वात में वर्णित करते हैं, जैसे कि हमने हाल ही में किया, तो यह उन्हें पराजित नहीं होने देता है। लेकिन युद्ध निर्वात में नहीं लड़ा जाता, कम से कम अभी तक नहीं। और हम सभी जानते हैं कि यहां तक कि सबसे ठोस सिद्धांत भी पहली बार संपर्क करने पर थोड़ा खुल जाते हैं दुश्मन के साथ। चलो उन भालाओं के बारे में और बात करते हैं। यदि आप गोपाल की गति को बनाए रख सकते हैं और दुश्मन की रेखाओं तक पहुंचने वाले समय तक अपनी अच्छी क्रम बनाए रखते हैं, तो संकेंद्रित दीर्घ पहुंच युद्ध सैनिकों का समूह उत्कृष्ट रूप से काम करेगा। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, यदि रेखा डगमगा जाती है, तो चार्ज टूटने पर, यदि इसके तत्व दब जाते हैं, तो यहां वहां दुश्मन की भारी आग के नीचे अचानक, जैसा कि हमने पहले कहा था, आपने अपनी बल के तीसरे हिस्से को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। संभावित है कि करेलियन पहले से कम है। इसका मतलब है लंबी लड़ाई उनके पक्ष में नहीं होगी। और यदि पाइक्स जमा होते हैं, तो आपने अचानक अपनी लाइन के एक खंड को, उसके केंद्र को, भगवान के लिए अन्य खंडों की सहायता करने से असमर्थ कर दिया है, जब तक वे चार्ज और समर्पण नहीं करते हैं। इसीलिए बेयोनेट वास्तव में पाइक पर जीत जाता है। यह विविधता देता है। यह सूचित करता है कि सैनिकों की व्यक्तिगत कंपनियां विविध कार्यों में सक्षम हैं, और यदि एक चार्ज लगता है, तो वे युद्ध क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी बंदूकों को चलाकर एक पाइक केवल दो चीजों के लिए उपयोगी होता है, एक हमले से बचाव करने या एक को निभाने के लिए। यह पहला प्रतिक्रियात्मक है और उपयोगी नहीं। यदि आप, जैसे कि कैरोलियंस, लड़ाई की शुरुआत और इसकी योजना पर निर्भर करते हैं, आपको हमेशा हमलावर होना पड़ता है, और पिछला केवल बहुत विशेष परिस्थितियों में ही व्यावहारिक होता है। एक बार समर्पित होने के बाद पाइकमैन को उस चार्ज से वापस लाना, और खासकर दुश्मन के साथ अटकने पर, बहुत कठिन होता है। अगर आप अपनी पाइक्स को लाइन में फैला देते हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है, तो ये मुद्दे कम हो सकते हैं। लेकिन आप अभी भी अपनी आगबाजी को तिहाई से कम कर रहे हैं और ऐसी स्थितियों में फंस सकते हैं जहां आपके सैनिक बस खड़े होकर आगबाजी का मौका ढूंढ रहे होते हैं, जबकि मस्केटमैन उनके चारों ओर फायर कर रहे होते हैं। फिर भी ये कुछ बड़े कारण हैं कि ये पाइक के अंतिम दिन क्यों थे। और फिर भी यदि आपके सभी पाइकमैन केंद्र में संग्रहित होते हैं, तो फिर भी चार्ज चालू रहते हुए भी आपकी लाइन का 1/3 हिस्सा ऐसा होता है जो किसी भी आगबाजी को बाहर नहीं निकाल सकता।
पर इससे अधिक प्राप्त होता है। अगर आप एक अत्यंत असंगठित दुश्मन के खिलाफ जा रहे हैं तो यह स्वीकार्य हो सकता है। यदि आप एक अच्छी तरह से अनुशासित और सटीक आगबाजी वाले दुश्मन बल के खिलाफ जा रहे हैं तो आपके लोगों को बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी और वे एक दुश्मन के खिलाफ भाग रहे होंगे जिसने कम हताहत सही केवल तोपखाने से। पंखों पर मस्केटमैन एक असंगठित दुश्मन के खिलाफ जा रहे हैं। वे 70 यार्ड दूर से 2 बड़ी वॉली का सामना कर रहे हैं। वहीं पाइकमैन केंद्र के खिलाफ जा रहे हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं और वास्तव में आगे बढ़ते दुश्मन से भिड़ने के लिए तैयार हैं। फिर भी वे दुश्मन को क्षति पहुंचा सकते हैं। अब हम वापस उस बिंदु पर जाते हैं जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, संवेग की संकल्पना। कैरोलियंस ने अपने चार्ज में मजबूत संवेग पर भरोसा किया, लेकिन वास्तव में एक चार्ज सीमित होता है। यह सीमित समय के लिए ही संभव है। यदि आपके पास आश्चर्य का तत्व नहीं है या आप एक अच्छी तरह से तैयार दुश्मन के खिलाफ जा रहे हैं तो असफलता संभव है। 1709 में पोल्तावा की लड़ाई एक अच्छी उदाहरण है जिसमें स्वीडिश सेना ने अच्छी तरह से तैयार रूसी सेना से सामना किया। यह 6 किलों और 4 रेडाउट्स में स्थापित थी। इन मजबूतीकरणों में से कई एक दूसरे का सहारा देने में सक्षम थे। क्रॉसफायर ये कैरोलियंस के लिए एक डरावनी स्थिति है। अब हाँ, वे आगे बढ़कर उन मजबूतीकरणों को एक एक करके सही ले सकते हैं, लेकिन प्रत्येक धक्के के बाद जब आप दूसरी बार मजबूती की ओर बढ़ते हैं आप कमजोर हो जाते हैं, आदमी थक जाते हैं। ये बहुत तेजी से एक ऊपरी संघर्ष हो जाता है। कई परिस्थितियों में शायद साक्षात एक ऊपरी संघर्ष। अगर वे रूसियों से अधिक नहीं होते तो समस्या नहीं होती, पर क्रेलियंस लगभग हमेशा अधिक होते हैं। वे केवल निर्धारित समय पर अधिकतम बल को विभिन्न स्थानों पर लागू कर सकते हैं और पोल्टावा युद्ध में जैसे रूसी स्थितियों पर हमले निरंतर चले, रेखा के आर पार बढ़ती कठिनाई के साथ लड़ने लगे तो रूसी स्वीडिश बटालियनों को अलग अलग करने और उन्हें दबोचने लगते हैं। उन्होंने यहां तक कि कुछ ऐसे गड्ढे फिर से कब्जा किए जिन्हें स्वीडिश ने पहले ही ले लिए थे, जिससे स्वीडिश के लिए युद्ध में जारी रखने और किसी भी प्रकार की गति बनाए रखने में और अधिक कठिनाई हुई। यह सब एक युद्ध में हुआ जहां स्वीडिश 2 से 1 की अनुपात में कम थे। हाँ, यह खराब संभावनाएं हैं। उन्होंने पहले भी संख्याओं के हिसाब से खराब हालातों का सामना किया है, लेकिन कैरोलियंस ग्लास कैनन की तरह हैं। अगर वे आपकी रेखा तोड़ देते हैं, आपके फ्लैंक्स को मोड़ देते हैं और आपको तेजी से दौड़ाते हैं तो आप हार चुके हैं, आप समाप्त हो चुके हैं। लेकिन वह गति केवल कुछ हद तक ही ले जा सकती है। हाँ, वे आपकी पहली लाइन तोड़ देते हैं, पर अगर दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन हो तो अंत में कैरोलियंस फंस जाते हैं। वे उस आग की लड़ाई में मजबूर होते हैं जिससे वे डरते हैं, अन्य इकाइयों से अलग होकर नष्ट हो जाते हैं। स्वीडिश साम्राज्य के लिए सबसे खराब बात यह है कि यह केवल एक बार होना चाहिए। उनके पास केवल एक ही आपदा हो सकती है। और अब हम कैरोलियंस की अस्तित्वगत समस्या, व्यापक समस्या पर आते हैं कि उनमें से वास्तव में केवल 40,000 से 50,000 तक ही थे। याद रखें, स्वीडन को निरंतर अपने वजन से अधिक प्रहार करना होगा। इसके पास सेनाओं को निरंतर मैदान में लाने और उन्हें पुनः आपूर्ति करने के लिए श्रम या संसाधन की कमी है जो इससे अधिक बड़ी है। अंततः आपके पास 3 से 1 का अनुपात होना महत्वपूर्ण नहीं है अगर दुश्मन के पास प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 सैनिक हों और वे युद्ध जारी रखने के लिए तैयार हैं। लोग खत्म हो जाएंगे आपसे पहले। यदि आप उन्हें शांति संधि के लिए नहीं मना सकते और वे लड़ाई जारी रखने को तत्पर हैं तो वे आपको पराजित कर देंगे। यदि आप हमलावर हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। यही वह स्थान है जहां कैरोलियंस की उत्साह, अनुशासन, गति, संगठन आदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यदि आप लंबी आग की लड़ाई में फंस जाते हैं तो एक रूसी सैनिक की बंदूक की गोली एक सुसज्जित और प्रशिक्षित करेलियन योद्धा को उसी तरह मार देगी जैसे वह किसी अन्य सैनिक को मारता है, और इसी प्रकार बीमारी भी आपके अनुभवी सैनिकों को मार देगी, और सर्दी की ठंड और एक लंबे अभियान की कठिनाई। यदि दुश्मन आपको पराजित करने का संकल्प करता है, आपके मार्च की सड़क पर खेती जलाता है और आपके कॉलम्स और आपूर्ति लाइनों पर हमला करता है, तो उन्हें उन नुकसानों को सहन करना होगा और आप नहीं कर सकते। परिचित लगता है? आप पोल्टावा की लड़ाई का उदाहरण देकर कैरोलियंस की लड़ाई के तरीके की कमजोरियां दिखा सकते हैं, पर कैरोलियंस ने समान या बदतर परिस्थितियों को भी पार किया है। कैरोलियन सिस्टम की असली समस्या
अक्सर इतिहास के साथ होता है। वह किसी भी व्यक्तिगत युद्ध में कभी भी प्रकट होने से बहुत बड़ी थी। महान उत्तरी युद्ध की पूरी कहानी क्षय की थी, स्वीडिश बलों की धीरे धीरे कमी। विजय के बाद विजय में भी वे निरंतर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें जिन्हें वे खो रहे थे बदलने की जरूरत नहीं थी। करेलियन एक छोटी विशिष्ट लड़ाई की सेना थी, अपने समय की सबसे अनुशासित और सक्षम सेनाओं में से एक। यदि वे छोटे युद्ध लड़ रहे होते या 100 वर्ष पहले, तो शायद उनके लिए चीजें अलग तरीके से समाप्त होती। लेकिन वे 18वीं शताब्दी में एक नए युद्ध की धीमी से शुरुआत में लड़ रहे थे। सेनाएं बोर्ड के आधार पर अधिक पेशेवर बन रही थीं, अधिक मानकीकृत। वे बड़े, अधिक बहुमुखी, अधिक आधुनिक हो रहे थे। लॉजिस्टिक्स और स्केल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यूरोप के युद्ध क्षेत्रों को अधिग्रहण कर रही थी। अब बेशक ये एक बहुत बड़ा विषय था जिसमें बहुत सारी जटिलताएं थीं जिनकी हम यहां चर्चा नहीं कर सके। स्वीडिश लोगों ने लड़ाई कैसे लड़ी, राजा चार्ल्स एक्स और द्वावे जैसे लोगों की व्यक्तित्व और क्षमताओं की विशाल भूमिका, और उन्होंने शुरुआत में ही रूसी और डेनमार्क और नॉर्वे के साथ क्यों लड़ाई की, ये सब अपने आप में ध्यान देने योग्य हैं। अगर इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो आप लार्स एरिक्सन वोल्के की महान उत्तरी युद्ध की स्वीडिश सेना 1721 पुस्तक पढ़ सकते हैं। सच्चाई यह है कि मैंने वह पुस्तक खुद नहीं पढ़ी है, मैंने इसके कुछ हिस्से देखे हैं और यह मेरे एक दोस्त द्वारा सिफारिश की गई है जो स्वीडिश सैन्य इतिहास में अधिक जानकार हैं। उन्होंने मेरी इस वीडियो की अनुसंधान में मदद की। स्वभावतः आपको नीचे उस पुस्तक के लिए अमेज़न रेफरल लिंक मिलेगा। साथ ही आपको मिस्टर यंकी क्रॉनिकल्स के निर्मित एक यूट्यूब वीडियो में रुचि हो सकती है। हाँ, वह फिलहाल छोटा मछली है, लेकिन उसकी सामग्री की गुणवत्ता में अच्छी प्रगति हो रही है। उसने महान उत्तरी युद्ध के रूसी पक्ष पर एक वीडियो बनाया है जिसने उन्हें उस क्षेत्र की मुख्य शक्ति के रूप में स्वीडन की जगह लेने के लिए प्रेरित किया। मैं उसके वीडियो का लिंक निश्चित रूप से नीचे विवरण में दूंगा। सभी का धन्यवाद देखने के लिए, खासकर patreon.com पर मेरे समर्थन वर्गों के लिए, जो न केवल आज के वीडियो का विषय चुनते हैं बल्कि भी जिसने इसे संभव बनाया उस मूल समर्थन के लिए। और आपका भी धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शक, जिसने काम की शुरुआत के लिए वास्तविक कारण प्रदान किया। अगली बार तक मैं हूं और रहूंगा आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक।